हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी स्टडीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने आपके एचपी टेट जेबीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट किया है और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो आपका नवंबर 2021 में एचपी टेट का पेपर हुआ था, उसमें जो जेबीटी का पेपर रहा था। आज उसके साइकोलॉजी सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जो फर्स्ट सेक्शन रहता है वो रहता है आपका साइकोलॉजी का, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस रहते हैं और आपके 30 मार्क्स उसमें रहते हैं। ओके, सो क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स एचपी टीजीटी कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका नॉन मेडिकल का एग्जाम है, यानी वो कमीशन देने वाले हैं नॉन मेडिकल में, तो आपके लिए सेकेंड ऑनलाइन बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये आपका 28 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। सो जो भी स्टूडेंट्स ये बैच परचेज करना चाहते हैं वो निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना बैच परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हुआ है वो है आपका एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स का बैच। ये आपका 5th ऑनलाइन बैच है जो आपका 28 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने ये बैच परचेज नहीं किया है और वो बैच परचेज करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाके निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना बैच परचेज कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चंस पे आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, the process of changing the existing schema to include new information is called, यानी आप कह सकते हैं कि नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा को बदलने की जो प्रक्रिया है, यानी आप नई इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे अपने किसमें, एग्जिस्टिंग स्कीमा में, यानी जो आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि नई इंफॉर्मेशन को रखने के लिए तो आप उसको क्या कहेंगे, अडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन या इगोसेंट्रिज्म। तो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका एकोमोडेशन, यानी जो आपकी पुराना एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें आप नई इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करेंगे, उसको आप कहेंगे एकोमोडेट करना। आपका आंसर हो जाएगा एकोमोडेशन। आपकी जो पियाजे ने अपनी थ्योरी दी है उसमें उन्होंने इन चीजों के बारे में बात की, जिसमें स्कीमा के बारे में बात करते हैं, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, एकोमोडेशन, एडेप्टेशन, ये सब चीजें पियाजे के कंसेप्ट में आ जाती हैं। उन्होंने जो अपना कंसेप्ट दिया है जिसमें उनकी थ्योरी है कोग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, ओके, सो ये आपकी थ्योरी है पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें वो ये इस कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो डायरेक्टली आपके पियाजे से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। तो जो डेवलपमेंट है, जो आपका विकास है, वो डैश से डैश तक होता है। तो कहां से कहां तक होता है? ऑप्शन है जनरल टू स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, स्पेसिफिक टू जनरल या सिंपल टू इजी। तो ये आपके ऑप्शंस हैं एंड द राइट आंसर इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है डेवलपमेंट से, तो जो डेवलपमेंट के स्टेप्स हैं, टाइप्स हैं, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years is in the dash stage of cognitive development। तो जो पियाजे ने अपनी cognitive development की थ्योरी दी है उसमें उन्होंने कुछ स्टेजेस दी हैं, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की है। उसमें जो 2 to 7 years के जो बच्चे रहते हैं वो कौन सी स्टेज पे रहेंगे? ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल, फॉर्मर ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और सेंसरी मोटर स्टेज। तो ये पियाजे की स्टेजेस हैं और ये जो आपको 2 to 7 ईयर तक जो बच्चा रहेगा वो रहेगा आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी ये आपकी कौन सी स्टेज है? 2 to 7 ईयर्स तक की। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड स्टेज है। ओके, ये आपकी सेकेंड स्टेज है। ठीक है, और जो फॉर्मल ऑपरेशनल है ये आपकी 4th स्टेज है। इसमें 18 टू अप वाले आ जाएंगे। ठीक है, ये आपकी 4th स्टेज आ जाएगी। इसके बाद जो कंक्रीट है वो है आपकी 7 to 12। नो सॉरी, ये आपकी आ जाएगी 12 to 18। ठीक है, ये आपकी थर्ड आ गई। एंड द फर्स्ट वाली जो स्टेज है आपकी वो रहेगी आपकी सेंस, जो आपको जिसको कह सकते हैं बर्थ टू 2 years। ठीक है, ये आपकी आ गई फर्स्ट स्टेज। ठीक है, तो इस तरह से ये पूछा गया है कि जो 2 to 7 ईयर तक की जो स्टेज है पियाजे की, वो कौन सी स्टेज पे बच्चा रहता है? तो वो रहता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज।
तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ, यानी आप कह सकते हैं जो क्रिएटिविटी है वो किस अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, कन्वर्जेंट इंटेलिजेंस, डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस या फ्लूइड इंटेलिजेंस। जो क्रिएटिविटी की जब हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है हर बार, तो आपने ये जो कंसेप्ट है इसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो जो क्रिएटिविटी इज अ थॉट टू बी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ, तो ये रिलेटेड है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग से, ठीक है। जो जिसमें व्यक्ति जो है वो डाइवर्सली सोचता है, उसके जो थॉट्स हैं वो उसके डाइवर्स रहते हैं, मतलब वो हर चीज के बारे में उसको इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, डैश इज द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। यानी कौन सी ऐसी फिलोसफी है, कौन सा दर्शन है जो सभी बच्चों को आप कह सकते हैं कि नियमित स्कूल प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का क्या करता है, अधिकार देता है। ये ऐसी फिलॉसफी है, कौन सी ऐसी फिलॉसफी है जो ये कहते हैं जिसमें सभी बच्चों को इक्वल एजुकेशन लेने का राइट है। तो मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, मल्टीकल्चरल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। पार्ट बी जो है आपका चाइल्ड साइकोलॉजी के जो सिलेबस का, वहां से ये क्वेश्चन रहा है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी फिलॉसफी रहती है जो हमेशा ये कहती है कि जितने भी बच्चे हैं उन सबको इक्वल एजुकेशन लेने का राइट है, किसमें, रेगुलर स्कूल सिस्टम में, ठीक है। तो सभी बच्चे कौन से हो गए, जिसमें एक तो जनरल स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिसमें जिन बच्चों में कोई डिफिकल्टीज नहीं रहती है, और कुछ बच्चे जैसे जिनमें इम्पेयरमेंट रहती है, डिसेबल स्टूडेंट्स रहते हैं, हैंडीकैप स्टूडेंट्स रहते हैं, कुछ बच्चे रहते हैं जो ब्लाइंड रहते हैं, कुछ बच्चे जिनमें लर्निंग डिफिकल्टीज होते हैं। तो उन सब बच्चों को एक साथ रख के एजुकेशन देना, वो बात करता है, कौन बात करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा जिसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश वी फेस अ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिलेमा एट ईच स्टेज ऑफ लाइफ। यानी किसने ये आपकी डेफिनेशन दी है, किसके अकॉर्डिंग कि जो व्यक्ति है वो स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिलेमा फेस करता है हर एक लाइफ की स्टेज पे, ठीक है। तो जेम्स कॉलमैन आपका ऑप्शन है, एरिक एरिक्सन, लॉरेंस कॉलबर्ग, सिगमंड फ्रॉइड। तो ये आपके ऑप्शंस हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एरिक एरिक्सन सेड वी फेस अ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिलेमा एट ईच स्टेज ऑफ लाइफ। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who stated learning is the process of development? तो किसने कहा है कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है? तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दी है, वुडवर्थ, स्किनर, योकिम और डॉक्टर मेस। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और द राइट आंसर इज वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने कहा है कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास का एक सीखना जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है। डेवलपमेंट में लर्निंग क्या है, आपका एक प्रोसेस है। तो 7th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is not a type of intelligence as proposed by Gardner? Gardner ने जो अपनी आप कह सकते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर ने अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है। उसने कुछ इंटेलिजेंस को डिवाइड किया है, किसमें, लर्निंग पाथ्स पे डिवाइड किया है, जिसमें बच्चों में जो आप कह सकते हैं जिन लर्निंग में वो जिन पाथ पे वो सीखना चाहता है उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ करियर पाथ डिवाइड किया है, जिसको उन्होंने डिफरेंट लर्निंग इंटेलिजेंस में डिवाइड किया है। तो गार्डनर की जो इंटेलिजेंस है उसमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। और आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो है वो गार्डनर ने जो अपनी इंटेलिजेंस दी है, तो जिसमें उन्होंने करियर पाथ डिवाइड किया है, उसमें क्रिएटिव इंटेलिजेंस नहीं उन्होंने दी है। बाकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस की वो बात करते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की वो बात करते हैं, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, Which of the following is not an example of acquired motive? तो मोटिव को एक्वायर्ड करने के लिए कौन सा एग्जाम्पल इसका नहीं है, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, हंगर। तो ये ऑप्शन है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हंगर,
जो है हंगर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड मोटिव। मोटिव को एक्वायर करने के लिए आपको क्या जरूरत है, एटीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी आपको, ये भी इसका एग्जाम्पल है। इंटरेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी, क्यूरियोसिटी की भी एग्जाम्पल पड़ेगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। मॉडलिंग इज द कंसेप्ट गिवन बाय, तो मॉडलिंग का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है, ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा, जेबी वॉटसन, फ्रूड और वाइगोस्की। तो किसने आपका ये मॉडलिंग का कंसेप्ट दिया है? सो द राइट आंसर इज अल्बर्ट बंडूरा। आप इनको आप इनकी सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो भी मॉडलिंग का ही एक नाम है, आप कह सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी। इसका एक और नाम है ऑब्जर्वेशन थ्योरी। ऑब्जर्वेशन थ्योरी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन थ्योरी भी इसका ही नाम है एक, और सोशल लर्निंग थ्योरी भी इसी थ्योरी का नाम है। और मॉडलिंग भी, इसमें ये मॉडलिंग वो वाली मॉडलिंग नहीं है जो जिसको आप कैटवॉक कहते हैं, वो वाली मॉडलिंग नहीं है। ये मॉडलिंग का मतलब है कि जिसमें बच्चा जो है वो किसी को अपना रोल मॉडल समझ के उस मान के चीजों को समझता है, ऑब्जर्व करता है, उनसे कुछ सीखता है। फॉर एग्जाम्पल की जिंदगी में हम भी किसी को अपना रोल मॉडल समझते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, वहां से कुछ सीखते हैं। तो ये मॉडलिंग का ये मतलब उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने बोबो डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, बोबो डॉल पे उन्होंने कहा था कि जिसमें एक डॉल होती है, तो वो जो डॉल वाला एक्सपेरिमेंट किया है इसमें वो चीजों को ऑब्जर्व करके सीखती है। तो ये जो थ्योरी है ये आपकी ऑब्जर्वेशन बेस्ड थ्योरी है। ठीक है, तो मॉडलिंग इज द कंसेप्ट गिवन बाय अल्बर्ट बंडूरा। तो 10th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग? तो लर्निंग को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो जो फैक्टर्स आप कह सकते हैं लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सभी फैक्टर्स जो हैं वो बच्चे की, व्यक्ति की लर्निंग में फैक्टर्स बनते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिल्कुल आपकी लर्निंग को अफेक्ट करेगा। इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट की इमोशनल हेल्थ स्ट्रांग होगी तो उसकी लर्निंग अच्छी होगी, इंटरेस्ट होगा तो लर्निंग अच्छी होगी। सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, अगर आप कह सकते हैं आपका कल्चर ही रिच नहीं है, बच्चा अपने कल्चर से कुछ सीख नहीं रहा है, कल्चर से भी बच्चा लर्निंग में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और सोशल सोसाइटी आपकी कैसी है वो भी आपकी लर्निंग में बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। ठीक है, तो ये 11th क्वेश्चन था। 12th क्वेश्चन पे आते हैं। Aman always think of multiple solution to a problem, many of which are original solution. Aman is displaying characteristics of आप कह सकते हैं कि अमन हमेशा क्या करता है, मल्टीपल सॉल्यूशन सोचता है किसी प्रॉब्लम की, तो उनमें से कुछ जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ओरिजिनल सॉल्यूशंस होते हैं। तो अमन जो है वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपकी डिस्प्ले प्रदर्शित कर रहा है? क्रिएटिव थिंकर होगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग, रिजिड थिंकिंग, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। तो कौन सी थिंकिंग रहेगी? तो आपकी जो राइट आंसर होगा वो रहेगा क्रिएटिव थिंकिंग। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम्स के, जिनमें से कुछ सॉल्यूशन आपके ओरिजिनल सॉल्यूशन है, कुछ उसने खुद से तैयार किए हैं। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है किसी क्रिएटिव थिंकर की रहती है, जो एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जिसमें आपको नेक्स्ट देखो कन्वर्जेंट थिंक, कन्वर्जेंट होती है वो एक ही कुछ जगह पर सीमित रहती है, रिजिड होती है जो एक ही आंसर तक रहती है, जिनका एक ही परफेक्ट सॉल्यूशन होता है। ईगोसेंट्रिक थिंकर्स होते हैं जिनको ये लगता है, जो अहम केंद्रित है कि हाँ जो मैंने कहा वही सही है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी? तो आपने बताना है कि सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी जो है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? फैमिली एंड नेबरहुड, फैमिली एंड मीडिया, सोशल एंड मीडिया, स्कूल एंड मीडिया, मीडिया एंड नेबरहुड। तो ये आपके ऑप्शंस हैं एंड द राइट आंसर इज स्कूल एंड मीडिया। ठीक है, तो ये स्कूल एंड मीडिया जो है वो आपके क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। आप कह सकते हैं कि द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का क्या है, ये उदाहरण है। 13th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14th क्वेश्चन है।
according to dash it is important to understand the social process and influence of the cultural context on children's thinking। यानी आप कह सकते हैं कि किसने ये कहा है कि बच्चे की जो सोच है, बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ जो आप कह सकते हैं कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और चिल्ड्रन की थिंकिंग को समझने के लिए। तो ये जो आपकी डेफिनेशन दी है आपके कॉलवर्ग ने, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, अल्बर्ट बंडूरा, ये आपके ऑप्शंस हैं एंड द राइट आंसर इज लेव वाइगोस्की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें वो कहते हैं कि जो बच्चे की सोच है ना उस पर सामाजिक प्रक्रियाओं का, यानी आप कह सकते हैं कल्चरल कंटेक्स्ट का और आपके इन्फ्लुएंस क्या करता है बच्चों की लर्निंग पे रहता है। ठीक है, तो ये 14th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंट। तो सीक्वेंस बताना है डेवलपमेंट का फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंट। तो कौन सा सीक्वेंस इसमें रहता है, एब्स्ट्रैक्ट, सेंसरी, कंक्रीट, ये आप सीक्वेंस रहेगा। एब्स्ट्रैक्ट राइट, सेंसरी कंक्रीट, सेंसरी कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट सेंसरी, एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट सेंसरी। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं। और डेवलपमेंट की जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है बर्थ से लेके एडोलेसेंस तक, तो वो किस सीक्वेंस में रहती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले बच्चे की सेंसरी डेवलपमेंट होती है, सेंसरी स्टेज पे वो रहता है, फिर वो कंक्रीट स्टेज पे रहता है, और फिर एब्स्ट्रैक्ट यानी एब्स्ट्रैक्ट से आप उसकी रीजनिंग पे आ सकते हैं। ठीक है, सेंसरी में जिसमें बच्चा 0 to 2, 3, 4 ईयर्स तक रहता है, और कंक्रीट में जिसमें ईगोसेंट्रिज्म उसमें आ जाता है। ये सब चीजें जो हैं वो ईगोसेंट्रिज्म में रहती हैं। तो ये जो है वो एक आपका सीक्वेंस बन जाता है बच्चे की डेवलपमेंट का फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंट। ठीक है, 16th क्वेश्चन है, चिल्ड्रन शुड डैश इन द क्लास क्वेश्चन। तो बच्चे जो हैं कक्षा में प्रश्न क्या कर सकते हैं, आप बच्चों को क्या करना चाहिए, बी डिस्करेज्ड टू आस्क, यानी ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, नॉट बी अलाउड टू क्लास, यानी आप उनको क्वेश्चन करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। टू बी स्टॉप फ्रॉम आस्किंग, क्वेश्चन पूछने के लिए आप उनको मना करेंगे, या टू बी इनकरेज टू आस्क। ठीक है, तो आप उनको इनकरेज करेंगे या क्वेश्चन पूछने के लिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू आस्क इन द क्लास क्वेश्चन, यानी बच्चों को इनकरेज करना कि वो क्लास में क्या करें, क्वेश्चन पूछें। ठीक है, 17th क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। यानी वो जो प्रोसेस रहता है जिसके द्वारा बच्चों में आप कह सकते हैं हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स डेवलप होते हैं, जो बच्चों को क्या करते हैं सोसाइटी में एक प्रोडक्टिव मेंबर, एक रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर बनने के लिए तैयार करते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, सोशलाइजेशन, इंक्लूजन, मेन स्ट्रीमिंग, डिफरेंशिएशन। सो द राइट आंसर इज सोशलाइजेशन। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि वो जो प्रोसेस होता है, समाजीकरण का जो प्रोसेस होता है, वो बच्चों को उनकी जो आदतें होती हैं, कौशल होते हैं, मूल्य होते हैं और उद्देश्य होते हैं जो विकसित होते हैं उनके समाज में, जो उनको समाज में एक जिम्मेदार, एक प्रोडक्टिव मेंबर बनाए रखते हैं। ठीक है, 17th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18th क्वेश्चन है, एज पर Howard Gardner's theory of multiple intelligence, what would be the characteristics of person with logical mathematical intelligence? यानी जो हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, उसमें उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स दी है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की, वो कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है सेंसिटिविटी टू द साउंड, रिदम्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स। क्या ये लॉजिकल मैथमेटिकल की इंटेलिजेंस है? बिल्कुल नहीं, ये इसमें नहीं रहे। ठीक है, नेक्स्ट है एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशल वर्ड, बिल्कुल नहीं, ये स्पेशल में आपकी आ जाएगी। एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रिशिएट पिच, रिदम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेशन, तो ये आपकी म्यूजिकल वाली इंटेलिजेंस में आ जाएगी। सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग, बिल्कुल
आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसमें बच्चे में क्या हो जाता है, पैटर्न का पता लगाने, यानी जो पैटर्न को समझना शुरू कर देता है, ठीक है, उनकी जो रीजनिंग की एक लॉन्ग चेन होती है उसको हैंडल यानी उसको संभालने की एक क्या आ जाती है उसमें, कैपेसिटी और सेंसिटिविटी आपकी बच्चे में आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट मेजर्स। तो जो रावेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट है वो आपके क्या मेजर करता है, पर्सनालिटी, रीडिंग एफिशिएंसी, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड। तो ये आपका ऑप्शंस है एंड द राइट आंसर इज इंटेलिजेंस। तो जो रावेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट है वो मेजर करता है आपकी इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, जो आपकी टू फैक्टर थ्योरी है आपके इंटेलिजेंस की वो किसने दी है, थर्नस्टन, स्पीयरमैन, बिने और पियाजे। ये ऑप्शंस है एंड द राइट आंसर इज स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने आपकी टू फैक्टर थ्योरी दी है। टू फैक्टर में आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फर्स्ट फैक्टर है आपका जी फैक्टर, जिसको आप जनरल फैक्टर कहते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज एस फैक्टर, जिसको आप कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। तो ये जी फैक्टर एंड एस फैक्टर, ये स्पीयरमैन ने आपकी टू फैक्टर थ्योरी दी है, ठीक है, जिसमें उन्होंने जी फैक्टर की बात की और एस फैक्टर की बात की है। तो 20th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is an example of development disorder? तो development disorder का कौन सा example आपका इसमें है, तो blindness, hearing impairment, intellectual disability और leprosy। तो ये आपकी ऑप्शंस हैं और जो आपकी development disorder है वो है आपका intellectual disability। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बौद्धिक विकलांगता, ठीक है, जो आपका किसका उदाहरण है, विकासात्मक विकार का एक उदाहरण है। 22nd क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is not a theory of intelligence? तो इनमें से आपकी बुद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं है, ठीक है, यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन, मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो ये आपके ऑप्शंस है एंड द राइट आंसर इज थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। थ्योरी ऑफ रिग्रेशन जो है वो क्या किसका पार्ट नहीं है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है। बाकी यूनिफैक्टर थ्योरी जो आपकी बिने ने दी है वो आपकी इंटेलिजेंस की थ्योरी है। टू फैक्टर थ्योरी जो है वो स्पीयरमैन ने दी है इंटेलिजेंस। मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है वो भी आपकी किसकी थ्योरी है, आपकी इंटेलिजेंस की थ्योरी है। जो आपकी थ्योरी इसमें नहीं है वो है थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन है, गिविंग द मीनिंग ऑफ सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, यानी आप कह सकते हैं कि पिछले अनुभवों के आधार पर संवेदना को अर्थ देना, यानी जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस है उनके बेसिस पर क्या करना, सेंसेशन देना, तो उसको क्या कहा जाता है, सेंसेशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, इमेजिनेशन। तो राइट आंसर है आपका वो जो हो जाएगा परसेप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, परसेप्शन यानी धारणा। 24th क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मीन, तो गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है, एज अ होल, क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है, तो आपने इसको नोट डाउन कर लेना है, यानी इस पहले ये 2 बार आपको पूछा गया है तो मतलब चांसेस है कि आगे भी ये रिपीट हुआ होगा और आ भी सकता है। तो गेस्टाल्ट का मतलब एज अ होल, एज अ चेंज, एज अ मशीन, एज अ बिहेवियर, ऑप्शन भी बिल्कुल सेम रहते हैं। तो गेस्टाल्ट मीन एज अ होल, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी समग्र रूप से क्या है होता है इसका अर्थ होता है, किसका अर्थ होता है, गेस्टाल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी ऑफ जंग, जो आपकी पर्सनालिटी की थ्योरी दी है जंग ने, under which category do the person having lonely, timid, idealistic, self-centered nature falls? तो आपकी कौन सी कैटेगरी में जो है वो बच्चा क्या करता है, लोनली फील करता है, टिम्ड, आइडियलिस्टिक एंड सेल्फ सेंटर्ड नेचर जो है वो बच्चे में रहता है। तो कौन सी पर्सनालिटी की थ्योरी में रहता है ये, कौन से कैटेगरी में ये रहता है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट और ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शंस है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंट्रोवर्ट।
तो इंट्रोवर्ट जो पर्सनालिटी की कैटेगरी है जंग की, उसमें बच्चा किस में रहता है, लोनली फील करता है, टिम्ड रहता है, आइडियलिस्टिक उसका नेचर रहता है और सेल्फ सेंटर्ड नेचर उसका रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। 26 क्वेश्चन पे आते हैं। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग। तो जो बच्चे की इमोशनल और आप कह सकते हैं बच्चों की जो शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य जो रहेगा वो बच्चे की लर्निंग पे क्या प्रभाव डालेगा, इज नॉट रिलेटेड टू, यानी जो बच्चे की फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट है वो बच्चे की लर्निंग से संबंधित नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर है, हैज एन इनसिग्निफिकेंट रोल, यानी उसकी कोई भूमिका नहीं रहती है, इनसिग्निफिकेंट रोल रहता है। ठीक है, डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस, यानी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ का बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, ये सी ऑप्शन है। एंड डी ऑप्शन इज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन देयर लर्निंग, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाए। कैसे, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन देयर चिल्ड्रन। बिल्कुल सही बात है, जो बच्चे की फिजिकल और इमोशनल हेल्थ रहती है, यानी बच्चे की अगर शारीरिक आप कह सकते हैं स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा या वो इमोशनली सही नहीं रहेगा तो उससे बच्चे की जो लर्निंग है वो इफेक्टिव नहीं रहेगी, वो यानी वो अच्छा नहीं सीख पाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following is associated with Gestalt theory of learning, यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन Gestalt theory of learning के साथ जुड़े हुए हैं। तो कौन से एसोसिएटेड है, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर, ये आपके ऑप्शंस हैं एंड द राइट आंसर इज कोहलर। सो वी कैन से दैट द गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग एसोसिएटेड विद कोहलर, कोहलर एसोसिएटेड विद गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब यही है कि आपको पता चलता रहे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। तो जो बार बार रिपीट हुए उनके चांसेस रहते हैं कि वो फिर से दोबारा आपके पेपर में आ सकते हैं। इड इज गाइडेड बाय, तो जो आपका इड है, इड का मतलब यहाँ की जो फ्रूड की पर्सनालिटी, इसमें उन्होंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है पर्सनालिटी को। तो फ्रूड ने दी है, ठीक है, पर्सनालिटी की थ्योरी है। 3 टाइप्स में उन्होंने डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका इड, सेकेंड है ईगो एंड थर्ड वन इज सुपर ईगो। तो इड इज गाइडेड बाय, इड किसको निर्देशित करता है, प्लेजर प्रिंसिपल, रियलिटी प्रिंसिपल, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल और जनरल प्रिंसिपल। तो किसको ये आप गाइड करता है, तो वो करता है आपका प्लेजर प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। 28 क्वेश्चन, इट इज गाइडेड बाय प्लेजर प्रिंसिपल, यानी अनंत सिद्धांत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको पर्सनालिटी के जो टाइप्स बताए हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। व्हाट इज द IQ ऑफ अ 10 years old child whose mental age is 12 year, यानी आपको बताना है कि उस बच्चे के IQ क्या होगा जिसका व्हाट इज द IQ ऑफ 10 साल का जो बच्चा है उसका मेंटल एज क्या है, 12 साल। तो IQ क्या होगा। अब मैंने आपको पहले बताया था कि IQ से आपके क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है ये पूछा गया आपको IQ का फॉर्मूला पुट करना है। तो आपका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आपका मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आपको कभी ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको ये इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मेंटल एज का अर्थ क्या है और क्रोनोलॉजिकल एज का अर्थ क्या है। मेंटल एज का अर्थ है जो आपका आपके ऊपर टेस्ट किया जाता है, उसमें जो आपका स्कोर रहता है, जो आपकी आप कह सकते हैं उसमें उस हिसाब से जो आपका स्कोर रहता है तो वो रहता है आपके मेंटल एज। ठीक है, और क्रोनोलॉजिकल एज जो आपकी एक्चुअल एज रहती है। ठीक है, तो आपकी जो एक्चुअल एज रहती है वो रहती है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है,
तो अब इस हिसाब से क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द आईक्यू ऑफ 10 इयर्स ओल्ड चाइल्ड, यानी 10 साल का जो बच्चा है, मतलब उसकी क्रोनोलॉजिकल एज आएगी 10 साल, ठीक है, whose mental age is 12 years, तो 12 years उसकी क्या दी है, मेंटल एज दी है। तो आपको फॉर्मूला लगा के इसको आंसर कर निकालना है। कई बार आपको इसकी मेंटल एज निकालने के लिए कह दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको ऑप्शंस को रख के पुट करके उसके आंसर्स निकालने होंगे, ठीक है। तो कई बार आपको कहा जाता है कि आपको बच्चे का आईक्यू निकालना है, ठीक है, तो ये आपको इस तरह से पैटर्न दे दिया रहता है। अब हमें इसका आईक्यू निकालना है, तो ये हमने इसको पुट कर दिया है फॉर्मूले में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये कट गया, तो अब 12 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 120। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका 120 ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी व्हाट इज द आईक्यू, तो आईक्यू क्या हो जाएगा बच्चे का, क्या हो जाएगा 120, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने को रहते हैं। 30th क्वेश्चन है, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज हायर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज आर नोन एज, यानी आप कह सकते हैं बच्चे की जो मेंटल एज है वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा है, ठीक है। तो वो बच्चे जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, गिफ्टेड, नॉर्मल, लर्निंग डिसेबल्ड और रिटार्डेड। अगर बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज से कहीं ज्यादा कम अगर उसकी मेंटल एज रहती तो वो रहते आपके मेंटली रिटार्डेड, ठीक है। और क्रोनोलॉजिकल एज के जितनी ही आसपास उसकी मेंटल एज रहती तो वो आ जाते हैं नॉर्मल में, ठीक है। तो अब अगर उनकी मेंटल एज ज्यादा है उनकी क्रोनोलॉजिकल एज से, तो इसका मतलब है जो बच्चे हैं वो क्या है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स जिनको हम कहते हैं, वो उस कैटेगरी में रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके आईक्यू से पूछे गए थे, इंटेलिजेंस से आपके ये क्वेश्चन आए थे। तो ये थे आपके राइट क्वेश्चंस आज के। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और आप इनको नोट डाउन भी कर लीजिए साथ साथ में। तो आज हमने आपका नवंबर 2021 का पेपर सॉल्व कर लिया है जेबीटी का। नेक्स्ट में हम बाकी के पेपर डिस्कस करेंगे। सो आज लास्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिर से बता देती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स HPTGT कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, तो आपके नॉन मेडिकल का जो सेकेंड ऑनलाइन बैच है वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी 28 सितंबर से। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने ये बैच परचेज नहीं किया है वो निम्बस करियर ऐप डाउनलोड करके आप अपना बैच परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरा ऑनलाइन बैच है जो आपका स्टार्ट हो चुका है, आपका 5th ऑनलाइन बैच है जो आपका 28 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, HPTGT कमीशन आर्ट्स का यह बैच है। तो आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना बैच परचेज कर सकते हैं। जिनकी कोई क्वायरीज है या आपको स्क्रीन पे जो एक नंबर दिया गया है आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी इंफॉर्मेशन और आज के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। मैं कह सकती हूँ कि जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, यानी आप इजी वे में इसको ले सकते हैं। थोड़ी सी जो डेफिनेशंस आपकी इसमें रही थी वो थोड़ी सी आपकी मॉडरेट लेवल की थी। जिन बच्चों ने इनके कंसेप्ट पढ़े होंगे वो उनको कर सकते हैं, बट हम कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट था। काफी हद तक क्वेश्चंस जो थे वो इजी थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे थे। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। तो अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।